Hello friends, good morning. How are you? I hope you will be fine. तो आज हम इस वीडियो में एक नए चैप्टर को लेकर के उपस्थित हुए हैं और जो आपका पिछले वीडियो में हमने बता रखा था कि जिसमें जो 20 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल रखे जाएंगे, उसमें से जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ विद्यार्थियों के विशेष निवेदन पर, तो उसमें से जो आपका 20 नंबर का जो 20 क्रमांक पर जो आपका क्वेश्चन आएगा, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो 1 नंबर का ही होगा। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था इसके बारे में कि 1 नंबर का जो आएगा आपका सवाल, वो आपका है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पद परिचय। पद परिचय। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पद परिचय क्या है और ये कितने प्रकार का होता है और किस तरह की प्रकृति जो सवाल की होगी इस पद परिचय के अंतर्गत, उसमें किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इस पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पद परिचय जानते हैं कि ये 20वें क्रमांक पर आएगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में 20वें क्रमांक पर आपका ये सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे विस्तार से आपको जो है इसमें जानकारी दी जाएगी किस तरह से सवाल जो है पिछले वर्ष इस चैप्टर से पूछे गए हैं और किस तरह के सवाल इस बार आने की संभावनाएं हैं। तो पद परिचय में आपको पता है कि इसमें हमें 2 चीज़ों को पढ़ना है। एक तो पढ़ना है विकारी शब्द और दूसरा पढ़ना है अविकारी शब्द। 2 तरह के शब्द इसमें हमें पढ़ने हैं और जानना ये है कि इसमें अविकारी शब्द कौन-कौन से हैं और विकारी शब्द कौन-कौन से हैं। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पद परिचय क्या है? पद परिचय क्या है? हम वाक्य में प्रयुक्त हुए पद का पूरा विवरण किस तरह से देंगे, इस पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की जाएगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पद परिचय क्या है? पद परिचय जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होने की क्षमता रखता है, तो हम उस शब्द को जो है पद परिचय कहते हैं। तो आइए ज़रा हम पद परिचय को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पदों का पदों का व्याकरणिक वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय कहलाता है। तो ये तो पद परिचय की सामान्य परिभाषा हो गई कि पद परिचय जो है क्या चीज़ है? वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। एक शब्द इसमें व्याकरणिक आया है। व्याकरणिक कैसे बना, जरा इसको यहाँ पर देख लें। हर हर जगह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। तो व्याकरणिक शब्द का अगर यहाँ पर देखा जाए, जो कैसे ये बना हुआ है, तो इसमें बी उपसर्ग है। यहाँ पर ध्यान देना ये है कि व्याकरण में जैसे आपका कौन-सा यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो व्याकरण में आपका जो है इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। व्याकरण में आपके इक प्रत्यय जुड़े हुए हैं। तो व्याकरण में जब इक प्रत्यय आपको जुड़ेगा तो ध्यान दीजिए, जो पहला वर्ण है उस पर अगर छोटे आ की मात्रा यानी आ की मात्रा है तो उसको जो है बड़ा आ कर देता है, और अगर
ई या फिर बड़ी ई की मात्रा है तो उसको ऐ कर देता है, ओ या औ की मात्रा है तो उसको औ में ही रहने देता औ कर देता है। तो इस तरह से इक प्रत्यय का एक नियम ये है। तो व्याकरणिक में ध्यान देना ये है कि ये ई की मात्रा को जब आप अड़ा पर लगाएँगे तो इस तरह से हो जाएगा, जो का यहाँ पर बचा है इसको यहाँ ऐड करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा हमारा व्याकरणिक शब्द। तो हमें देखना क्या है प्रिय विद्यार्थियों, पद परिचय के अंतर्गत हमें जानना है कि विकारी शब्द कौन-कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन-कौन से होते हैं। तो हम इसके पहले अभी इसी वीडियो में आज की क्लास में हमने बताया कि ये 20 नंबर का जो विकल्पीय प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में आएगा या बोर्ड परीक्षा के पेपर में आपसे पूछा जाएगा, वो 20वें नंबर का जो क्रमांक है उसी पर ये आपका प्रश्न होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि व्याकरण कैसे व्याकरणिक बन गया, इस चीज़ को हम यहाँ पर जाने। तो आइए अब हम जानते हैं कि पद परिचय के अन्य नाम। कभी-कभी आपसे सवाल कर लिया जाएगा कि पद परिचय के कुछ अन्य नाम भी हैं। किन नामों से पद परिचय को और जाना जा सकता है? तो इसमें पद परिचय के अन्य नाम, ये भी जानते रहें कि पद परिचय को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि पद परिचय को पदबोध भी कहते हैं। पद परिचय को पदबोध के नाम से भी जानते हैं और पद व्याख्या भी इसी को कह सकते हैं और पदान्वय तथा पदान्वय तथा निरुक्ति पदान्वय तथा निरुक्ति भी कहते हैं। पदान्वय तथा निरुक्त भी कहते हैं। तो आपने ये जाना कि पद परिचय के जो अन्य नाम हैं, उनमें से आपका इसको पदबोध भी कह सकते हैं, पद व्याख्या भी कह सकते हैं, पदान्वय भी कह सकते हैं और निरुक्त भी कह सकते हैं। तो आप इससे परेशान नहीं होंगे कि कभी-कभी आपसे पद परिचय ना लिख करके या पूछ करके आपसे पदबोध कह दे या फिर पद व्याख्या कह दे या फिर पदान्वय कह दे या निरुक्ति कह दे, तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पदबंध के या पद परिचय के अन्य नाम हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने ये देखा कि पद परिचय में सबसे पहले पद परिचय क्या है, उसकी हमने एक छोटी-सी परिभाषा देखी कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय के अन्य नाम भी हमने देख लिए, जिसको क्या कहते हैं? पदबोध भी कह सकते हैं, पद व्याख्या भी कह सकते हैं, पदान्वय भी कह सकते हैं और निरुक्त भी कह सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि पद परिचय के प्रकार या अगली हेडिंग जो आपकी है, पद परिचय के भेद। पद परिचय के भेद। तो यहाँ पर देखें, पद परिचय के निम्न 2 भेद हैं। पद परिचय के निम्न 2 भेद हैं। कौन-कौन से हैं? डियर फ्रेंड्स, पद परिचय के निम्न 2 भेदों में सबसे पहला भेद है विकारी शब्द। सबसे पहला भेद है आपका विकारी शब्द और दूसरा जो इसका भेद है वो है आपका अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द को हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि विकारी शब्द क्या है? तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि विकारी शब्द क्या है? तो विकारी शब्द में सबसे पहले हम देखेंगे कि विकारी शब्द कहते किसे हैं? तो इसमें
आपको लिखना होगा कि वह शब्द जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण, वह शब्द जिनमें लिंग वचन आदि के कारण, आदि के कारण परिवर्तन होते हैं, आदि के कारण परिवर्तन होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी जिनमें आपके शब्द, वह शब्द जिनमें लिंग यानी जेंडर और वचन और काल भी इसी के अंतर्गत आएगा, टेंस के कारण भी परिवर्तन होता है, तो वो शब्द जो है क्या कहलाते हैं, वो शब्द आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि विकारी शब्द क्या है। देखिए, विकारी शब्द जो है, विकार मूल शब्द है इसमें, और ई प्रत्यय जुड़ करके जो है आपका निर्माण हुआ, विकारी शब्द का निर्माण हुआ। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखना है कि विकार क्या चीज है। विकार का मतलब कमी या परिवर्तन, विकार का मतलब कमी या परिवर्तन, यानी ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें लिंग का प्रभाव पड़ता है, यानी लिंग के कारण वो बदल जाते हैं, और वचन के कारण या फिर टेंस यानी काल के कारण वो उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो अब ये यहाँ पर देखना जरूरी है कि विकारी में कौन कौन से शब्द आएंगे जिन पर लिंग और वचन का पूरा पूरा प्रभाव दिखाई देता है, और उसके कारण उनके रूप जो है बदलते रहते हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि विकारी शब्द के प्रकार, यहाँ पर एक हेडिंग डालनी होगी, विकारी शब्द के प्रकार। तो विकारी शब्द के प्रकार में हमें देखना होगा, विकारी शब्द निम्न 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द निम्न 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द निम्न 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन-कौन से निम्न 4 प्रकार के होंगे, जरा यहाँ पर देखना होगा। सबसे पहले आपका क्या है, संज्ञा है, और दूसरे नंबर पर सर्वनाम है, तीसरे नंबर पर आपकी आती है क्रिया, और चौथे और अंतिम नंबर पर है आपका विशेषण। तो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो अब ये ऐसे शब्द हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है और क्रिया है और विशेषण है। तो आप पिछली कक्षाओं में संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, सर्वनाम के बारे में भी आप पढ़ करके आए हैं, क्रिया क्या है और विशेषण क्या है इसके बारे में भी पढ़ के आए हैं। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में थोड़ा-थोड़ा परिचय दे करके आगे बढ़ेंगे, चूँकि अन्यथा जो है परीक्षा के लिए अब समय ज़्यादा नहीं है, आपको रिवीजन भी करवाना है, तो इसलिए इन चीज़ों पर ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है और सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। क्रिया के बारे में भी आप पढ़ के आए हैं, विशेषण के बारे में भी पढ़ के आए हैं। तो इन चीज़ों पर हम थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस करेंगे, ताकि जो समय हमारा बचेगा उस पर हम आने वाले समय में आपको रिवीजन भी करवा सकें। तो आगे हमें देखना है कि संज्ञा क्या है, थोड़ा-सा इसके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है। तो इन सब चीज़ों पर हम थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे।
डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा के बारे में आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण तथा किसी व्यक्ति, स्थान, गुण तथा भाव आदि के नाम भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा है जो आप पिछले कई कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। तो किसी व्यक्ति और स्थान, गुण तथा भाव, सेंस जो है वो आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर देखना है कि जैसे इसमें आपका उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे राम है, श्याम है, कुर्सी है, नदी है। तो ये आपके कुछ जो है संज्ञा की परिभाषाएँ के उदाहरण हैं। जैसे इसमें आपका बनारस है, ये स्थान का नाम है आदि। तो ये संज्ञा को परिभाषित कर दिया गया कि किसी व्यक्ति, स्थान, गुण तथा भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा कि जैसे राम, श्याम, कुर्सी, नदी, बनारस आदि। तो अब हमें ये देखना है, थोड़ा-सा यहाँ पर संज्ञा के बारे में हमें और विवेचना कर देनी होगी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के प्रकार में आप देखें तो मुख्य रूप से संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। संज्ञा के प्रकार। तो सामान्य तौर पर पिछली कक्षाओं में आप कई जगह पर पढ़ते चले आए हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार की होती है। तो उन 5 प्रकारों को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आपकी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर है आपका जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरे स्थान पर है समूहवाचक संज्ञा। चौथे स्थान पर आपका है भाववाचक संज्ञा। पांचवें और अंतिम स्थान पर है द्रव्यवाचक, या फिर इसी को आप पदार्थवाचक के नाम से भी जान सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में मैटेरियल नाउन कहा जाता है। तो ये संज्ञा के बारे में आपको पता है कि किसी व्यक्ति, स्थान, गुण तथा भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा राम, श्याम, कुर्सी, नदी, बनारस आदि। फिर यहाँ पर देखेंगे कि आपने क्या देखा, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में आपने निम्नलिखित 5 प्रकारों को देखा, जिसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा तथा अंत में 5वें क्रमांक पर आपने देखा कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम इसके बारे में नहीं यहाँ पर उल्लेख करेंगे। अगर हम इन चीजों के बारे में उल्लेख करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। इन सब चीजों को आप पढ़ के आए हैं, अन्यथा पढ़ भी सकते हैं, सामान्य बातें हैं। तो अब पद परिचय में हमने आज क्या देखा अभी तक? पद परिचय की परिभाषा हमने देखी। पद परिचय किसे कहते हैं ये जाना। पद परिचय के अन्य नाम क्या हैं इसको भी हमने जाना। फिर उसके बाद पद परिचय के कितने भेद हैं, तो उसमें हमने 2 भेद को पढ़ा, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द।
विकारी शब्द में हमने व्याख्या की, तो विकारी शब्द में हमें क्या चीजें मिले। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे, जो ये चैप्टर आपका जिस दिन समाप्त हो जाएगा, वहां पर आपको हम हल करवाएंगे कि प्रश्न किस तरह से आएंगे, यानी प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, किस तरह के प्रश्न इस चैप्टर से उठाए जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आज हम केवल इतना देख रहे हैं कि विकारी शब्द क्या है। तो विकारी शब्दों में सबसे पहले हमने देखा कि संज्ञा है, दूसरे नंबर पर हमें सर्वनाम, तीसरे नंबर पर क्रिया है और चौथे नंबर पर विशेषण है, जिनमें लिंग, वचन और काल आदि के कारण जो है परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसीलिए इन शब्दों को क्या कहा गया, विकारी शब्द कहा गया। तो अब हमें दूसरे नंबर पर देखना है कि सर्वनाम क्या है। दूसरे नंबर पर हमें देखना है सर्वनाम क्या है, यानी प्रोनाउन। सर्वनाम यानी प्रोनाउन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि सर्वनाम वह शब्द है, सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। सर्वनाम वह शब्द हैं जो सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के, यहां पर 2 बार हो गया, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सर्वनाम मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो 6 भेदों में कौन कौन से हैं ये देखना है। सर्वनाम मुख्यतः 6 भेद, सर्वनाम के यहाँ पर कर लीजिए, त्रुटि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं जो नीचे लगा है। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद हैं, जिसमें आपका सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला भेद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके कुछ और भेद भी किए गए हैं, जिसमें आपका है उत्तम पुरुष। इसके 3 भेद किए गए हैं, जिसमें आपका है उत्तम पुरुष, और दूसरे नंबर पर है आपका मध्यम पुरुष, तीसरे नंबर पर है आपका अन्य पुरुष, तीसरे नंबर पर है आपका अन्य पुरुष। तो इसमें देखें, उत्तम पुरुष में जैसे मैं है और हम है, ये आपके 2 कर्ता जो है उत्तम पुरुष में आएंगे। और इसके अलावा मध्यम पुरुष में तुम है, तू है और आप, ये आपके मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। और इसके अलावा जो अन्य पुरुष के कर्ता है, यह है, ये है, वह है और वह है। तो ये आपके जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में जो आएगा कर्ता, वो होगा मैं और हम। यहाँ पर ये मैं जो है, इसका वचन अगर आप देखेंगे तो एक वचन और ये बहुवचन में हो जाएगा। मध्यम पुरुष के कर्ता में आपके आ जाएंगे तुम है, तू है और आप हैं। अन्य पुरुष में यह, ये, वह और वह आ जाएंगे। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद आप देखेंगे नंबर दूसरे स्थान पर निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पर है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम तीसरे नंबर पर हो गया। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चय वाचक सर्वनाम। और 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6ठे नंबर पर और अंतिम में देख सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये देखा आपने कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम में आपने देखा कि मुख्यतः जो है 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से हमने 4 को देखा और आगे देखेंगे इसके 2 भेद बचे हुए। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने क्या देखा? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हो गए। सबसे पहला प्रकार उत्तम पुरुष जिसमें मैं और हम आया। दूसरे प्रकार का है मध्यम पुरुष जिसमें तू, तू और तुम और तू और आप आया। फिर तीसरे नंबर पर अन्य पुरुष यह, ए, वह और वह आया। फिर हमने देखा दूसरे नंबर पर निजवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पर आपने निश्चयवाचक सर्वनाम को देखा। चौथे नंबर पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5वें नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6ठे नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमने विकारी शब्द में संज्ञा को देखा और किसको देखा? सर्वनाम को देखा। तो जहां पर संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, गुण तथा भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने क्या देखा? उदाहरण के तौर पर देखा राम, श्याम, कुर्सी, नदी, बनारस आदि। फिर हमने देखा क्या? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। फिर दूसरे नंबर पर विकारी शब्दों की सूची में हमने क्या देखा? दूसरे नंबर पर विकारी की सूची में हमने देखा सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें इसके भेद किए गए उत्तम पुरुष के रूप में। तो उत्तम पुरुष में कौन-कौन से कर्ता आएंगे? उत्तम पुरुष में आपका मैं आएगा और हम आएंगे। फिर उसके बाद मध्यम पुरुष के कर्ता में तुम, तू, आप आएगा। फिर अन्य पुरुष के कर्ता में यह, ए, वह और वह आएंगे। फिर हमने देखा कि इनके भेद। तो दूसरे नंबर पर निजवाचक सर्वनाम है, तीसरे नंबर पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, चौथे नंबर पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और 5वें नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम है। तो दूसरा भी हमने देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं विकारी शब्दों में तीसरे क्रमांक पर कौन सा शब्द आएगा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तीसरे क्रमांक पर है आपका विशेषण। तीसरे क्रमांक पर आता है आपका विशेषण। क्या है? सबसे पहले सामान्य रूप से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उसमें जो है कुछ निखार लाते हैं, यानी उनकी विशेषता बतला करके उनको उच्च या निम्न दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें, कि उच्चता को भी बता सकते हैं और निम्नता को भी बता सकते हैं। तो विशेषण वह शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर देखना है, छोटी सी एक परिभाषा देखेंगे कि विशेषण है क्या। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं।
तो विशेषण में आपने क्या देखा कि वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण में आपने ये देखा, इसकी परिभाषा देखी। अब आप ये देख लीजिए कि विशेषण निम्नलिखित हैं। कौन-कौन से हैं ज़रा उस पर थोड़ी-सी नज़र डालते हैं। विशेषण निम्नलिखित हैं। कौन-कौन से विशेषण हैं? सबसे पहले इसमें देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 पर है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 3 पर है संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 पर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमें सार्वनामिक विशेषण, पिछली कक्षाओं में इन सब चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं, यानी पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है या परिमाणवाचक विशेषण क्या है। पिछली कक्षाओं में इन चैप्टर्स के माध्यम से ये चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। तो अगर इस पर दोबारा से चर्चा की जाती है तो ये चैप्टर लंबा चलेगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि पद परिचय के अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। पद परिचय के अंतर्गत केवल ये आपको ध्यान देना है कि विकारी शब्द कौन-कौन से हैं, यानी 1 नंबर का सवाल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से उठाया जाएगा। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द को ही हमें यहाँ देखना है। मुख्य रूप से इन पर चर्चा हमको करनी है, लेकिन उल्लेख यहाँ पर इसलिए करना पड़ रहा है कि इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये भी जो है आपका इसके अंतर्गत आएँगे। तो विकारी शब्द में हमने 4 चीज़ों को देखा था, जिसमें से हम 3 को देख चुके हैं, यानी हमने संज्ञा को देखा, सर्वनाम को देखा, विशेषण को देखा। विशेषण क्या है? विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, यानी या तो संज्ञा की विशेषता बतलाएँगे या फिर सर्वनाम की विशेषता बतलाएँगे, वह शब्द क्या कहलाएँगे? विशेषण कहलाएँगे। तो इसका जो विकारी शब्द का चौथा भाग था, वो थी क्रिया। चौथा भाग जो इसका था वो क्रिया। क्रिया क्या चीज़ है? सामान्य तौर पर आपको पता है कि क्रिया की परिभाषा क्या है? यानी जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के भी आगे कई भेद मिल जाते हैं हमें। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, या करना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 रूप मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना होगा कि क्रिया के कितने रूप मिलते हैं? 2 रूप मिलते हैं। एक तो धातु और एक क्रिया। इसमें कई जगह पर देखा जाता है कि विद्यार्थी दोनों को एक मान लेते हैं, जबकि दोनों में मूलभूत व्याकरणिक अंतर है। क्या अंतर है? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है हम धातु कहते हैं, यानी क्रिया के मूल रूप या वास्तविक रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप या वास्तविक रूप को, क्रिया के मूल रूप या वास्तविक रूप को धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, गा, उठ आदि। पढ़,
लिख, गा, उठ आदि। तो ये आपकी धातु हो गई, यानी क्रिया का जो मूल रूप होगा या वास्तविक रूप होगा उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, गा, उठ आदि। अब हमें क्रिया को देखना है, यानी जब धातु में ना प्रत्यय लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा देख लें। जब धातु में ना प्रत्यय लगा देते हैं, जब धातु में ना प्रत्यय लगा देते हैं तो वह क्रिया बन जाती है। तो वह क्रिया बन जाती है। जब धातु में ना प्रत्यय लगा देते हैं तो वह क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। जैसे ये धातु है आपकी पढ़, लिख, गा, उठ। तो पढ़ धातु है, इसमें अगर हम ना प्रत्यय लगा दें तो जो निर्माण, जिस शब्द का निर्माण होगा वो क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। जैसे लिख धातु है, लिख धातु है, इसमें अगर ना प्रत्यय लगाया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? लिखना शब्द का निर्माण होगा, जो कि क्या होगी? क्रिया होगी। और इसी तरह से गा एक धातु है, उसमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो गाना हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। इसी तरह से उठ एक धातु है, उसमें अगर हम ना जोड़ेंगे तो जो शब्द का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगी? वो आपकी क्रिया हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो आपकी क्रिया हो जाएगी। तो आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों आप समझ चुके होंगे कि धातु क्या है और क्रिया क्या है। धातु वह चीज है, यानी वह शब्द है जो क्रिया का मूल रूप होता है या फिर वास्तविक रूप होता है। इसके अंतर्गत जैसे आपका पढ़ है, लिख है, गा है, उठ है आदि शब्द आएंगे। इसके अलावा आपने क्या देखा? क्रिया, जब धातु में ना प्रत्यय लगा देते हैं तो वह क्रिया बन जाती है। नीचे के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि ये धातुएं हैं, ये प्रत्यय है और इन दोनों को जब जोड़ा गया तो जिस शब्द का निर्माण हुआ वो क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है कि अगर मूल धातु में ना जुड़ जाए तो वो कौन सी चीज बन जाएगी? वो आपकी क्रिया बन जाएगी। तो क्रिया को पहचानने का एक आसान तरीका है कि जब शब्द के अंत में ना आ जाए तो वो क्रिया बन जाएगी। जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, उठना ये इत्यादि। तो ये चीजें आपने देखा। तो आज की क्लास में आपने क्या देखा? पद परिचय देखा कि पद परिचय किसे कहते हैं। आइए हम थोड़ा सा एक सवाल की यहाँ पर चर्चा करते हैं कि किस तरह का प्रश्न जो है आपको बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी इसका दूसरा भाग नहीं बताया गया है जो अविकारी होता है। अविकारी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि अविकारी शब्द कौन-कौन से होते हैं और उसमें किस तरह के परिवर्तन होते हैं या नहीं होते हैं। इस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए जो समय आपके पास है उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न किस तरह से होगा। तो पिछली परीक्षा में भी इस चैप्टर से प्रश्न आया था, तो इस बार भी 100% मान के चलिए कि प्रश्न आना तय है। तो प्रश्न कैसे होगा इस पर जो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे आपका ये क्रमांक जो होगा वो 20 नंबर पर होगा। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो 20वें क्रमांक पर होगा। तो 20वें क्रमांक पर आपको ये देखने को परीक्षा में प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। तो वहां पर जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से निम्न में से विकारी शब्द है। निम्न में से विकारी शब्द है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि निम्न में से विकारी शब्द है, तो अब इसमें 3 किसी और को दे देगा, 1 विकारी शब्द को दे देगा। जैसे आपका इसमें है का विकल्प।
जैसे आपका इसमें क्या है का विकल्प, या पहले इसको हम ये ऐसा भी कर सकते हैं कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है, ऐसा कर लीजिए पहले। क्योंकि आपने विकारी को पढ़ा है, तो विकारी में जैसे आपने क्या देखा था, संज्ञा, और दूसरा विकल्प इसमें आपको दे दिया गया सर्वनाम, और तीसरे नंबर पर आपको दे दिया गया क्रिया विशेषण, और चौथा आपका जो ऑप्शन है घ नंबर का दे दिया गया विशेषण। तो आपको इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। तो आपको जब ये पता होगा कि विकारी शब्द कौन-कौन से हैं, अविकारी शब्द कौन-कौन से हैं, तब इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो आपको अभी पढ़ाया गया कि विकारी शब्द में संज्ञा भी आती है, विकारी शब्द में सर्वनाम भी आता है, विकारी शब्द में विशेषण भी आता है, लेकिन जो ये क्रिया विशेषण है, ये विकारी नहीं है। तो इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी प्रश्न को बदल करके भी दे सकता है कि निम्न में से विकारी शब्द है, तो 3 विकारी के दिए जाएँगे और 1 अविकारी का दे दिया जाएगा, या 3 जो है अविकारी के दे दिए जाएँगे और 1 विकारी शब्द दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि विकारी शब्द और अविकारी शब्दों की सूची को हमें पता होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएँगे तो आपको हम अविकारी शब्द पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और उस पर ये जानेंगे कि अविकारी शब्द कौन-कौन से हैं, उनमें विकार नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, इसको भी हम वहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें, ताकि हमें ये वीडियो अन्य विद्यार्थी तक पहुँचा सकें और वो भी इससे लाभान्वित हों कि इन चीज़ों के बारे में वो जानें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सुप्रभात।